जय हिंद बच्चों। आप लोगों के साथ आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एफटीसी। भाई कैलकुलस तो हम सब लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट, सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जाने अनजाने ये जो थ्योरम है इसका यूज भी करते हैं, फिर भी इसका कंसेप्ट जो है बहुत लोगों का क्लियर नहीं रहता है। और एनसीईआरटी में भी आपका केवल थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। आज हम लोग डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो होगा कैलकुलस के प्रति वो बूस्टअप होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है समझिए। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो थ्योरम है इसके दो पार्ट हैं, जैसा कि हम लिखे हैं बोर्ड पर, देयर आर टू पार्ट्स टू द थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या करता है, वह एंटी डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का स्टडी करता है। यानी फर्स्ट पार्ट डील्स विद द डेरिवेटिव ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव, और सेकंड पार्ट क्या करता है, सेकंड पार्ट जो है आपका वो रिलेशनशिप बताता है एंटी डेरिवेटिव और डिफिनिट इंटीग्रल के बीच। ठीक है, जैसा कि हम लिखे हैं, while the second part deals with the relationship between anti-derivatives and definite integrals। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या समझा, एकदम ध्यान समझिएगा, एक एक शब्द पर हमारा ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और सेकंड को कहते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या करता है, या एंटी डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का स्टडी करता है, एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। और सेकंड पार्ट क्या करता है, सेकंड पार्ट जो है रिलेशनशिप बिटवीन एंटी डेरिवेटिव एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन। सेकंड जो पार्ट है उसको हम न्यूटन लीबनिज थ्योरम भी बोलते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको डिटेल में हम बताएंगे। मेन थ्योरम पर जाने से पहले एक आध बातें आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ऐसा गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज called as anti-derivative of fx। इतनी बात समझना है, सही है। दूसरी बात, जैसे कि एफ डैश एक्स है इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय डिफिनेशन भी बोलते हैं, ये हम जानते हैं, इतना जानना होगा, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, दूसरी बात ये जानना है हमको कि अगर कोई मान लीजिए फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और ये देखिए ए और बी दो पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर है एल एम। यहाँ पर आपका x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू या a है, यानी इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू a, इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू b। और ये जो पॉइंट है इसको हम a बोल सकते हैं, इस पॉइंट को b बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है a है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस आपका b। बात समझ रहे हैं।
तो अगर एरिया हमको फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ ABLM, ये एरिया, यह एरिया डिफाइन होती है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम A to B, गोइंग फ्रॉम A to B। ये आपका, ये इतनी बातें हम जानते हैं, ठीक है। इसे देखिए जरा सा, अगर मान लिया जाए कि यहाँ एक कोई पॉइंट लेते हैं P, कोऑर्डिनेट आपका है XY मतलब क्या है x, f(x), तो यह जो पॉइंट है वो क्या है आपका x। यहाँ हम देख रहे हैं कि A से B तक जब एरिया हम ले रहे हैं ABLM, तो क्या ले रहे हैं, लिमिट क्या ले रहे हैं, A से B तक ले रहे हैं। अब हम इतनी एरिया केवल ले लें, हम यहाँ से ये एरिया केवल ले लें, ठीक है। ये मान ले, ये पॉइंट मान लो Q मान लेते हैं, यानी एरिया जो है ऑफ रीजन APQM, इसको कैसे लिखेंगे भाई, A to X f(x) dx, A to X f(x) dx, ठीक है। अब यह जो एरिया की बात करेंगे, यह जो इंटीग्रेशन जो किए हैं, यह इंटीग्रेशन डिपेंड किस पर करेगा, x पर डिपेंड करेगा। तो x की वैल्यू जब x वेरिएबल है, x की वैल्यू वेरी करेगी तो एरिया भी वेरी करेगी। मतलब कहेंगे कि यह जो आपका इंटीग्रेशन है, यह जो है क्या है, x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x का एक फंक्शन है, जिसको ऐसे हम लिख सकते हैं ax, जिसका नाम है एरिया फंक्शन। एक से बन कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में एरिया की छवि बने। तो एरिया का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, इसलिए AX हम लिख दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि एरिया फंक्शन को AX से लिखेंगे, एरिया फंक्शन को हम कैपिटल FX से भी दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे चाहे वैसे हम दिखा सकते, ठीक है। ये बेसिक चीजें हुई, बेसिक बातें, ठीक है। अब हम मेन थ्योरम पर आते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हम लिखे हैं FTC1, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये थ्योरम क्या कहता है समझिए, f कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इंटरवल AB में, और कैपिटल FX कोई फंक्शन डिफाइन है इस तरह से कि fx इज इक्वल टू डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ft गोइंग फ्रॉम A to x, ठीक है। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट f' इज इक्वल टू fx होगा। मेन थ्योरम समझिएगा, थ्योरम अब ये बोल रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू दिस मच देन f' इज इक्वल टू fx, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। और f के बारे में हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। उस स्थिति में जब f जो होगा आपका, यह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ऑन AB एंड डिफरेंशिएबल इन AB। और यहां पर हियर f इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, जो कैपिटल F है वह f का एंटी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब एंटी डेरिवेटिव के बारे में इसके पहले हम बताए थे, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है कैसे, ठीक है। ये आप देखें, ध्यान देंगे कि थ्योरम आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो जानते ही हैं, इसमें नई बात क्या है, लेकिन इसका जब प्रूफ देखेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, कुछ जानने की जरूरत इसमें है। इसका प्रूफ अब बड़े ही ध्यान से देखिए। गिवन क्या है, ये है गिवन, हमें ये प्रूफ करना है। लिख देते हैं, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू
ये गिवन है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वी नो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अभी हम डिस्कस किए थे, ठीक है, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ आई एक्स ऑन एच। बातें समझ आ रही होगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से देखो बेटा, एफ आई एक्स इज इक्वल टू, यह इंटीग्रेशन है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ए, लिमिट होगा गोइंग फ्रॉम ए टू एफ एक्स प्लस एच एफ डी डी टी माइनस एफ एक्स, यही हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे। ये जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी गोइंग फ्रॉम ए टू एक्स प्लस एच। और ये डिफरेंट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अगर यूज करें हम, तो लिमिट अगर चेंज कर दें अपर और लोअर को, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स एफ टी, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां भी प्रॉपर्टी करें, ए टू क्या है, एक्स प्लस एच है क्या, एक्स टू ए है, इसको समझिए, ये पहले लिख दीजिए, आइए बाद में लिखिए, मतलब ऐसे समझिए कि है, यानी एक्स टू ए है और ए टू एक्स प्लस एच है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स टू एक्स प्लस एच हो जाएगा, एक्स टू एक्स प्लस एच हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स टू एक्स प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। अब आगे की कहानी समझिए, यहां यहां क्या होगा, यहां हम अप्लाई करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, शॉर्ट में बता देते हैं आपको। ये देखिएगा जरा सा, मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, यह ए है, ये आपका बी है, समझ रहे बात को, ये है। अब देखिए, अब इसकी हमें निकालनी है, इस पूरे की क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है, ये एरिया निकालनी है, बात को, बीच का जो डिस्टेंस है, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, बी माइनस ए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे हम करें, ये जो रेक्टेंगल देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की अगर एरिया निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये जो हाइट देख रहे हैं, ये हाइट ले लेंगे, मान लीजिए पी है, ये आपका क्यू है, ये एल है, ये एम है, तो इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, बी माइनस ए इंटू पी एम, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, और इस रेक्टेंगल की एरिया अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बी माइनस ए, यानी ये ब्रेड्थ या लेंथ कहिए इंटू ये क्या हो जाएगा, क्यू एल। लेकिन जब देख रहे हैं यह रेक्टेंगल एरिया, ये जो आपका एरिया एक्चुअल में, ये जो एरिया है आपकी है, इस रेक्टेंगल एरिया से ज्यादा है, इस एरिया से कम है, मतलब इन दोनों के क्या है आपका बीच में है, बात समझिएगा। तो क्या होगा आपका कि एक जो है ऐसा एक पॉइंट जो होगा इस पर लाई करेगा, जैसे मान लीजिए सी पॉइंट है, जो एरिया होगी आपकी, इतने अगर कट कर दें ऐसे, माने इधर वाला जो पोर्शन कट करके ये एरिया बराबर हो जाएगी इसके इसके, इस रेक्टेंगल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा एफ सी, तो ये भाई वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, तो सी पर पॉइंट निकालेंगे बोले तो क्या हो जाएगी, एफ सी, तो बी माइनस ए इंटू एफ सी,
तो उसी तरीके से आप क्या देख रहे हैं, इन दो x से x प्लस एच, जैसे मान लो x है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ x प्लस एच है, तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा, h होगा। तो यह जो होगा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, h इंटू एफ सी, जहां c बिलोंग करेगा किसके बीच, x और x प्लस एच, x और x प्लस h के बीच बिलोंग करेगा, जहां c बिलोंग कर रहा है ए बी के बीच, c बिलोंग कर रहा है, c बिलोंग किसके, ए बी, वो है c बिलोंग x x प्लस एच। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, h और h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ h टेंड्स टू 0, एफ सी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा बेटा, एफ सी, ये देखो जरा सा, यहाँ ध्यान देखिएगा, ये आपका x है, ये आपका x प्लस एच है, यहाँ आपका जो है c है। ठीक है, ये हाइट क्या है, एफ सी है। जब h जब टेंड्स टू 0 होगा, यानी यह पॉइंट क्या होगा आपका, ये जो h टेंड्स टू 0, मतलब ये जो है, ये आपके बीच का ये h है, h टेंड्स टू 0, मतलब यह जो आपका है, इससे इसके पास आता जाएगा, तो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो बीच का सी भी क्या होगा, सी भी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा एक्स से, यानी एच जब टेंड्स टू 0 होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। सी चूंकि बीच में, सी भी किससे कोइंसाइड कर जाएगा, एक्स से कोइंसाइड कर जाएगा, यानी सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। जब एच टेंड्स टू 0 होगा तो सी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी ये लिमिट क्या हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी। ठीक है, हमको यही तो प्रूव करना था, नहीं दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। बात समझ आई, इस वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, FTC 2 यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 सेकंड पार्ट, जिसको हम न्यूटन लेबनिज थ्योरम भी बोलते हैं। ये क्या है, f अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल में, और इसका एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल F, मतलब क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, कंसेप्ट में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना, बता चुके हैं इसी लेक्चर में। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक ना। जैसा कि पहले ही हम आपको बताए थे कि जो सेकंड थ्योरम है वो किसके साथ डील करता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटी डेरिवेटिव एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन, ठीक ना। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया, एफ क्या है, एंटी डेरिवेटिव, इसके रिलेशन है, ठीक है। मतलब इस थ्योरम से हमें ये फायदा होता है कि जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है सीधे सीधे क्या है, एंटी डेरिवेटिव का डिफरेंस निकालने से मिल जाता है। ये हमें प्रूव करना है। अब तक आप क्या करते थे, अब तक आपको पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि दिस इज इक्वल टू दिस मच, ये होता है, प्रूव नहीं कराया गया होगा, ठीक ना। इसको समझिए कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ इसका देखिए। हम सपोज कर लें, लेट कोई फंक्शन जी एक्स ए टू एक्स एफ टी डी टी, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्यों लिख सकते हैं भाई, बाई FTC 1 फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अभी पढ़े हैं तुरंत, क्या उसे पढ़े, याद आ रहा है, ये था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी डी टी, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। भाई यहाँ कैपिटल एफ एक्स लिए थे, यहाँ जी एक्स लिए, क्या दिक्कत है, कुछ भी लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब कहने का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट हम करें तो एफ एक्स, ठीक। अब चलिए, अब देखिए जरा सा, लेकिन हम जानते हैं बट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स,
जानते हैं, गिवन है यहाँ से, ठीक है। और जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब क्या हुआ, मतलब एक दोनों इक्वल हुआ, जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स आपका इक्वल हुआ, इक्वल हुआ तो फिर जी एक्स और एफ एक्स क्यों नहीं इक्वल हुआ, जी एक्स और एफ एक्स में क्या होगा, किसी कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को करते हैं आप, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, जीरो। इंटीग्रेट जब करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। यानी आपका ये हुआ, कहने का मेरा मतलब ये है कि जी एक्स जो है, जी डैश एक्स जो है एफ डैश एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि जी एक्स जो है एफ एक्स प्लस सी, सी कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सही है। अब देखिए यहां से बेटा अगर हम निकालें जी ए तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस सी, क्लियर है। अब यहां से जरा देखिए जी ए की वैल्यू क्या होगी, यहां से जी एक्स होने गए जी ए, तो जी ए बेटा निकालेंगे इसकी जगह ए लिखेंगे तो ए टू ए। अब कोई भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर इक्वल है तो वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। मतलब ये हुआ कि जी ए की वैल्यू जो है जीरो आ जाएगी। यानी यहां से मिला हमको C इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एफ आई। सी इज इक्वल क्या मिल गया, माइनस एफ आई, ठीक है। इस C की वैल्यू को अगर हम यहां रख दें, C की वैल्यू को यहां रख दें तो जी एक्स बेटा क्या हो जाएगा, जी एक्स, यहां देखिएगा जी एक्स यहां रखना है, एफ आई एक्स माइनस एफ आई, सही है। अब यहां से बेटा देखो जीबी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ आई, एक जगह बी रख दिया। अब यहां से देखिए जीबी क्या होगा, यहां से जीबी एक जगह बी निकाल जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ आई। अंदर जो वेरिएबल है डिफरेंट प्रॉपर्टी से उसको चेंज कर सकते हैं, टी लिख दीजिए, यू लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख दीजिए, ये आपका ये हो गया, क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, अभी और भी कुछ बताएंगे, ये तो पहले दोनों थ्योरम ने प्रूव कर दिया, ठीक है। और विशेष बात आपको बताने वाले हैं, ठीक ना, क्योंकि अब न्यूटन लीबनिज़ जो थ्योरम हम लिखे हैं इसको देख के आप परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम आप दूसरे तरीके से आप पढ़े हैं, ठीक ना। उस चीज को लाएंगे तब आपको समझ आए कि नहीं जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ तो पहले समझ लीजिए चीज हो गया, आगे एक कहानी बताते हैं आपको। इफ थ्योरम जो था एफटीसी वो प्रूव हो चुका, ठीक ना, उस कंसेप्ट को हम यूज करें आगे कुछ और बातें बताने के लिए। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एफ एक्स जो है एफ एक्स का क्या है, एंटी डेरिवेटिव, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस, ये हम लोग प्रूव किए हैं, क्या है, किस थ्योरम से, एफटीसी 2 से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 से, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज दैट, मान लो ऐसे हो, मान लो ऐसे लिख दें, ये लिख दें हम फाइव एक्स, यहाँ लिख रहे हैं साइन एक्स, लिमिट जो ले रहे हैं कांस्टेंट नहीं है, ये एफ टी
dt। ठीक है भाई, वेरिएबल x रहे चाहे t रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से क्या देख रहे हैं भाई, b के जगह पे क्या है साई x है, तो क्या लिख देंगे f ऑफ साई x माइनस f ऑफ आई x। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कहा जाए कि डिफरेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका एफ का डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा एफ डैश साई एक्स, फिर साई एक्स का करना पड़ेगा साई डैश एक्स। बात समझ रहा है ना? क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, साई एक्स को टी मान करके, इतना डायरेक्ट आपको समझ आ ही रहा है। एफ का क्या एफ डैश साई एक्स, अंदर जो साई एक्स है उसको करना पड़ेगा, फिर इस तरह से इसका एफ डैश फाई एक्स, अब फाई एक्स का करना पड़ेगा। सही है। अब यहां से देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा दिस इज इक्वल दिस मच देख करके, इससे आप परिचित हैं, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, यही आप पढ़े हैं कि कैसे आया। अब तक आप प्रूव नहीं किए होंगे, प्रूफ अगर पहले जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते ठीक समझ लीजिए प्रूफ कहां से आया, दिस इज इक्वल दिस मच कैसे हुआ, समझ गए बात को? ठीक है, क्योंकि जो ही हम उसका नाम लिए होंगे न्यूटन लेबनिज थ्योरम है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई उसको कैसे कर दिया, हम तो ये जानते हैं, इससे ये आपका आया, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और बात भी आपको बता रहे हैं, ठीक ना, तो समझिए क्या ध्यान से। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी गोइंग फ्रॉम ए टू एक्स, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है एफ टी सी वन है, और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये क्या है एफ टी सी टू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ आई एक्स, यानी कहने का मतलब कि जो ये एफ है एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है, इसलिए तो हम एंटी डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं आपका, इंटीग्रेशन जो करते हैं आपका वो एंटी डेरिवेटिव आता है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है एंटी डेरिवेटिव आता है, यानी कि आपका एफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आया एफ एक्स, है ना, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, यही तो है, एक लिमिट लेने के बाद क्या है सी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो एफ एक्स वैल्यू आपका ये है। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो आपका तो ये एफ टी का हमने क्या किया है यहाँ इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया गया, अब फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया तो वही फंक्शन आ गया, रिपीट हो गया। किसी फंक्शन को यहाँ ये मिला हमको कि इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट किए तो वही फंक्शन आ गया। दूसरी ओर यहाँ देखिए ये इंटीग्रेशन है, एफ एक्स की वैल्यू रख दिया एफ डैश एक्स, अगर इसको डी बाई डी एक्स, मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया फिर बाद में इंटीग्रेट किया तो फिर एफ एक्स आ गया। कहने का मेरा मतलब समझिए, ध्यान सुनिएगा,
कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट किया जाए तो वही फंक्शन आ जाएगा ओरिजिनल फंक्शन। ठीक उसी प्रकार से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट किया जाए तो वही ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का इनवर्स ऑपरेशन है। ये आपका जो है मेन कंक्लूजन है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये कंक्लूजन आया कहां से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। एक्चुअल में अगर देखा जाए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमको ये बताता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर। अब तक इसके पहले हम लोग क्या करते थे कि सीधे बोल देते थे कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जब करते हैं तो इंटीग्रेशन होता है। यहाँ हम लोगों ने प्रूव किया कि क्यों होता है। बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसी तरीके से आपके सामने नया डिस्कशन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।